हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब कोई अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। तो अगर जेई पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब ये नहीं होता है कि बॉल को लिया और कांस्टेंट एक्सेलरेशन फील्ड में फेंक दिया, या किसी भी पार्टिकल को कांस्टेंट एक्सेलरेशन फील्ड में फेंक दिया और टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लिए, रेंज निकाल लिए। अगर आप ध्यान से देखो तो पिछले 10 से 15 साल में प्रोजेक्टाइल मोशन का सवाल अगर आया हो तो मुश्किल से एक या दो सवाल, मुश्किल से एक या दो सवाल। तो आखिर प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ना क्या? तो हम प्रोजेक्टाइल मोशन में वो सब कुछ पढ़ेंगे जो आप किताबों में देखते हो, बट एक अलग नजरिए से, एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ने का मेन व्यू ये नहीं होगा कि प्रोजेक्टाइल के सवाल हो जाए। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि प्रोजेक्टाइल के एक या दो सवाल आए हैं पिछले 15 साल में, लेकिन प्रोजेक्टाइल मोशन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। प्रोजेक्टाइल मोशन हम पढ़ेंगे कि ये रिजिड बॉडी डायनेमिक्स, जो कि मेन पार्ट है मैकेनिक्स का, जहां से सवाल आते हैं, उसके लिए ये कैसे इंपॉर्टेंट है कि नहीं। तो प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब ये नहीं होगा कि हम ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन, इंक्लाइन पे प्रोजेक्शन, ऐसे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे किताबों में, है ना। प्रोजेक्शन फ्रॉम सम हाइट, है ना, ऐसे टॉपिक बना ये नहीं पढ़ने वाले हैं। हम बेसिक फंडा सीखेंगे कि प्रोजेक्टाइल मोशन सिखाना क्या चाहता है। और सच पूछो तो प्रोजेक्टाइल मोशन में सिर्फ दो चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है, और पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन इन्हीं दो चीजों के एप्लीकेशन पे है। और अगर ये दो चीज आप सीख गए, ध्यान से सुनना, अगर ये दो चीज आप सीख गए तो ये पूरे मैकेनिक्स में नहीं, पूरे फिजिक्स में काम आने वाला है। ये दो इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज जो हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन में सीखेंगे, ध्यान से सुनना, दैट इज इंडिपेंडेंस ऑफ एक्स वाई एक्सिस। क्या है ये चीज? ये बताना चाहता है कि आपका एक्स का वेरिएबल और वाई का वेरिएबल एक दूसरे से बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। आपके मोशन का एक्स कंपोनेंट आपके मोशन के वाई कंपोनेंट से बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। आपके फोर्स का एक्स कंपोनेंट आपके फोर्स के वाई कंपोनेंट से बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। सिर्फ एक्स वाई नहीं, अगर जेड हो तो जेड की भी बात करेंगे। यानी जब भी हम ऑर्थोगोनल एक्सिस की बात करेंगे, वो एक्सिस जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो जो वेरिएबल एक्स के अलोंग हैं वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट हैं किससे? जो वेरिएबल वाई के अलोंग। ये सुनते ही आपके दिमाग में एक चीज आया होगा, सर फिर तो मोशन जो 2 डायमेंशन में है वो तो बेसिकली 2 1 डायमेंशनल मोशन है। बिल्कुल, जो आप 2 डायमेंशनल मोशन की बात करते हो दैट इज बेसिकली 1 डायमेंशन मोशन इन एक्स एंड 1 डायमेंशन मोशन इन वाई। अगर आप इन दोनों को इंडिपेंडेंटली पढ़ के एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज कर दो, कंबाइन कर दो, यू विल गेट द सेम रिजल्ट। और दूसरा तरीका वेक्टर से जाओ, है ना। 2 डायमेंशनल मोशन के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है? वेक्टर। बट वेक्टर में अगर आपको परेशानी हो रही है, और होती है ऑब्वियसली, तो जो बेस्ट तरीका है तो x का मोशन अलग पढ़ लो और y का मोशन अलग पढ़ लो, और फाइनली दोनों रिजल्ट को कंबाइन कर दो। कैसे कंबाइन करेंगे वो भी हम सीखेंगे, है ना। x के मोशन का y के मोशन से कोई लेना देना नहीं है। ये पहला इंपॉर्टेंट चीज है जो हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन में सीखेंगे। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम लोग सीखेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन में, वो है चॉइस ऑफ एक्सिस। कि हम अपना एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस कैसे चूज करें। इसके लिए कोई जो फिक्स्ड
मेथड नहीं है ना। ये धीरे धीरे प्रैक्टिस से आएगा और कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम आपको बताते जाएंगे कि हम लोग एक्सिस को चूज करते हुए किन किन चीजों का ध्यान रखते हैं। गलत एक्सिस या एक आर्बिट्ररी एक्सिस चूज करने से आपका सवाल गलत नहीं हो जाता, वो टफ हो जाता है। और एक अच्छा चॉइस ऑफ एक्सिस, अ गुड चॉइस ऑफ एक्सिस मेक थिंग्स फैबुलस, मेक थिंग्स क्वाइट इजी। यहाँ पे जो बच्चे अभी 11th के हैं उनको तो बहुत कुछ आइडिया नहीं आएगा, फिर भी वो सुन सकते हैं ध्यान से कि देखो जब हम लोग, और जो 13th के बच्चे हैं उनको समझ में आएगा थोड़ा ज़्यादा बेटर, बट आप ट्राई करना। जब हम लोग इंक्लाइन मोशन पे, सॉरी इंक्लाइन प्लेन पे मोशन पढ़ रहे होते, ध्यान से सुनना, आपने देखा होगा है ना, तो ऐसे नॉर्मल होता है, ऐसे एमजी होता है, ठीक है। जनरली यहां पे हम एमजी को रिजॉल्व कर लेते हैं। किसको रिजॉल्व कर लेते हैं? एमजी को, जनरली इंक्लाइन मोशन के केस में, ठीक है। और जब सर्कुलर मोशन में आप बैंकिंग पढ़ रहे होते हो, ये नॉर्मल होता है, ये एमजी होता है, तो यहां पे आप देखोगे कि हम नॉर्मल को रिजॉल्व कर रहे हैं। अब अगर आपको एक अच्छे एक्सिस के चूज करने के पीछे का लॉजिक नहीं पता है ना, तो आप बस याद रखोगे इंक्लाइन मोशन पढ़ेंगे तो एमजी को रिजॉल्व करेंगे, बैंकिंग पढ़ेंगे तो नॉर्मल को रिजॉल्व करेंगे। बट दिस इज नॉट द बेस्ट मेथड, ये बेस्ट मेथड नहीं है। फिर किसी और सिचुएशन में एक्सिस चेंज करना हो सकता है। और कई बार अगर आप एक्सिस के चॉइस को लेके आप कॉन्फिडेंट हो गए हो, यू आर द मास्टर इन दैट, एक ही सवाल में हम 2 बार एक्सिस अलग अलग चूज करेंगे, ये देखते हुए कि कब कौन सा चॉइस बेटर है ना। तो ये सारी चीजें आप अपने लैंग्वेज में नोट करो। प्रोजेक्टाइल मोशन का ये मतलब कतई नहीं है कि किसी भी चीज को हम फेंक दिए अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी और वो मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन, बिल्कुल वो प्रोजेक्टाइल मोशन है। बट जेई पॉइंट ऑफ व्यू से जो प्रोजेक्टाइल मोशन टॉपिक में हमको सीखना है, दो सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो है इंडिपेंडेंस ऑफ एक्स एंड वाई एक्सिस और दूसरा है चॉइस ऑफ एक्स एंड वाई। बच्चे सोचते हैं सर एक्स मतलब हॉरिजॉन्टल और वाई मतलब वर्टिकल, बिल्कुल गलत। एक्स और वाई का हॉरिजॉन्टल वर्टिकल से कोई लेना देना नहीं। हम कभी ऐसे भी एक्सिस चूज करेंगे, देखना किसी सवाल में ऐसे भी चूज कर रहे होंगे और किसी सवाल में हम ऐसे भी चूज कर रहे होंगे, एज पर द रिक्वायरमेंट। और कब एक्सिस कैसे चूज करना है यही हमको सीखना है, यही पार्ट हमको सीखना है। और दूसरा, एक्स के मोशन का वाई से कोई लेना देना नहीं है और वाई के मोशन का एक्स से कोई लेना देना नहीं है। दैट इज द 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग that we are going to learn in this topic, projectile motion, है ना। तो यहां तक की सारी बातों को नोट डाउन करो। आपको देख के लग रहा होगा बस इतना सारी बात है, लेकिन हम बहुत सारी बात और बोलते गए हैं, तो आप उसको नोट डाउन करो, है ना। तो थोड़ा सा अपने टॉपिक की तरफ जाते हैं। सबसे पहला सवाल है कि प्रोजेक्टाइल मोशन है क्या, है ना। तो मोशन अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी ओनली, है ना। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है? मोशन अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी ओनली। जब कोई पार्टिकल सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स के, अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के अफेक्ट के अंडर मूव कर रहा हो, देन वी विल कॉल इट एज प्रोजेक्टाइल मोशन। उस सिचुएशन में हम उसके मोशन को बोलेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। सर ये तो पढ़ चुके हैं। नहीं, वो प्रोजेक्टाइल मोशन का एक स्पेशल केस था जिसमें हम किसी भी चीज को
किधर प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं? अलोंग द फ्री फॉल एक्सेलेरेशन का जो डायरेक्शन है, फ्री फॉल एक्सेलेरेशन का जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में। लेकिन डे टू डे एक्सपीरियंस से आपको याद होगा कि जैसे किसी पार्टिकल को आप ऐसे फेंकते हो, यहाँ पे जो आपका एजम्पशन है, बेसिक एजम्पशन, वो ये हम लेके चलेंगे कि फ्री फॉल एक्सेलेरेशन का वैल्यू कांस्टेंट है। पहले तो एजम्पशन लिख लो जो इस चैप्टर में वैलिड होगा, ठीक, थ्रू आउट। पहला, फ्री फॉल एक्सेलेरेशन, उसको जी बोलते हो, इज कांस्टेंट। रियलिटी में ये कांस्टेंट नहीं होता है। जैसे जैसे आप अर्थ के सरफेस से ऊपर जाते हो, या मतलब अर्थ के सेंटर से दूर जाते हो, वैसे वैसे इसका वैल्यू चेंज होता है, जिसके बारे में हम बहुत डिटेल में ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ेंगे, है ना। बट अगर छोटे मोटे हाइट 200 मीटर 100 मीटर की बात करते हैं, 500 मीटर की बात करते हैं, देन वी कैन ट्रीट जी एज कांस्टेंट। दूसरा इंपॉर्टेंट बात है कि वी आर गोइंग टू नेग्लेक्ट द कर्वेचर ऑफ अर्थ। ये क्या है सर? बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनिएगा। नेग्लेक्ट द कर्वेचर ऑफ अर्थ, यानी हम किसी चीज को फेंक रहे हैं तो वो मैक्सिमम की 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर जाके गिर रहा है। और अगर आप बात करते हो अपने डे टू डे लाइफ में, तो 1-2 किलोमीटर अगर आप फेंकते हो ना, तो यू ट्रीट अर्थ एज फ्लैट, है ना। आप अर्थ को कैसे ट्रीट करते हो? फ्लैट। लेकिन अगर यहां से हम मिसाइल चाइना में दाग रहे हैं, या यहां से मिसाइल हम पाकिस्तान में दाग रहे हैं, देन यू हैव टू टेक केयर ऑफ द कर्वेचर ऑफ द अर्थ। धरती फ्लैट नहीं है, गोल है। उस डिस्टेंस के लिए यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट। ऐसा करने से क्या क्या फायदा होता है? ऐसा करने से एक फायदा होता है कि आपका जो प्रोजेक्टाइल का पाथ होता है वो रफली पैराबोलिक हो जाता है। रियलिटी में वो एलिप्स होता है। ध्यान से सुनना, अभी घबराना नहीं है, बिल्कुल पढ़ेंगे हम लोग जब ग्रेविटेशन चैप्टर में होंगे। हम किसी भी चीज को फेंकते हैं एट एन एंगल विथ जी, तो उसका जो एक्चुअल पाथ होता है दैट इज एन एलिप्स, है ना। बट अगर हम अर्थ के कर्वेचर को, यानी हम जो जिस दूरी के लिए फेंक रहे हैं, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर है मैक्सिमम, तो इस दूरी के लिए आप अर्थ के कर्वेचर को नेग्लेक्ट कर सकते हो, और उस केस में जी का वैल्यू कांस्टेंट है और वो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड हो जाता है। अगर आप कर्वेचर को नेग्लेक्ट कर रहे हो, और कर्वेचर को नेग्लेक्ट नहीं करोगे तो क्या होगा? ध्यान से सुनना, ये अर्थ है, यहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऐसे, यहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऐसे, यहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऐसे, ये हमेशा वर्टिकली डाउन इस पोजीशन के लिए है, यहां के लिए वर्टिकली डाउन, यहां के लिए वर्टिकली डाउन। लेकिन ओवरऑल आप ट्रीट करो तो देखो ये क्या, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है? नहीं, इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो अगर हम अर्थ के कर्वेचर को नेग्लेक्ट करते हैं, मान के चलते हैं कि फ्लैट है थोड़े दूर के लिए, है ना, थोड़े डिस्टेंस के लिए, अगर आप यहां से चलो, मान लो हम बात करते हैं 2 किलोमीटर, ठीक है, तो 2 किलोमीटर अगर आप दिखाओगे भाई यहां पे, इस पे, तो इट इज ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन, है कि नहीं? इसीलिए फ्लैट ट्रीट कर रहे हैं। और उस केस में यहां जो जी का वैल्यू होगा रफली यहां भी होगा, रफली यहां भी होगा। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग कि नेग्लेक्ट द कर्वेचर ऑफ द अर्थ। इसका फायदा यह हो जाएगा कि जी का वैल्यू 9.8 कांस्टेंट नीचे की तरफ हो जाएगा, एंड दिस इज फ्री फॉल एक्सेलरेशन। मतलब जब एक बॉल या एक पत्थर या कुछ भी फेंका गया हो, तो दैट विल सफर ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन। उस पर कोई और फोर्स नहीं लग रहा है, सिर्फ और सिर्फ किसका फोर्स लग रहा है? धरती माता का फोर्स। तो उसके कारण जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा दैट विल बी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड इट इज ऑलवेज वर्टिकली डाउन। और ये इसके लिए ये एजम्पशन लेना पड़ेगा। इतना डिटेल में कहीं लिखा हुआ नहीं होता, बट आपको पता होना चाहिए। और जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट एजम्पशन है, वी आर गोइंग टू नेग्लेक्ट एयर रेसिस्टेंस। We are going to neglect air resistance.
एयर रेसिस्टेंस से भी पाथ के शेप पे, टाइम ऑफ फ्लाइट पे, हर चीज पे फर्क पड़ता। तो हम मान के चलेंगे कि मेरा मोशन जो हो रहा है वहां पे एकमात्र फोर्स जो काम कर रहा है आफ्टर प्रोजेक्शन, फेंकने के बाद, दैट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। और उसके कारण पार्टिकल जो एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस करेगा, फ्री फॉल एक्सेलरेशन, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वर्टिकली डाउनवर्ड। बात खत्म। तो आप देखते हो कि जब आप किसी चीज को ऐसे फेंकते हो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वर्टिकली डाउन है, हम इस डायरेक्शन में नहीं फेंक रहे हैं, एट सम एंगल अदर देन 90 डिग्री, अदर देन 180 एंड 0। देखो अगर g ऐसे है और आप वेलोसिटी 180 डिग्री पे दे दो या 0 डिग्री पे दे दो, तो ये वाला केस तो हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना, स्ट्रेट लाइन मोशन होता है। अब हम बात कर रहे हैं जब मेरा इनिशियल वेलोसिटी कुछ एंगल पे है अदर देन 180 डिग्री एंड 0 डिग्री, यानी कुछ ऐसे। तो देखो ये एक कर्व्ड पाथ फॉलो करता है, तो ये एक कर्व्ड पाथ फॉलो करता है, अपने अपने डे टू डे एक्सपीरियंस में देखा है। हम लोग अब इसी पाथ के डिटेल में जाने की कोशिश करेंगे, खूब डिटेल में इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो यहां तक की बातों को नोट डाउन करो और इन अजम्पशंस को लिखो, और कहीं कोई डाउट आए इन अजम्पशंस में तो जरूर कमेंट सेक्शन में डाउट पूछें, ठीक है, तो नोट डाउन कीजिए। चलिए, तो एक चीज आप लोग बार बार देखते हो कि आप कोई सा भी किताब उठा के पढ़ लो, आप देखोगे कि जब प्रोजेक्टाइल को ऐसे फेंका जाता है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे, तो जनरली हॉरिजॉन्टल को एक्स एक्सिस और वर्टिकल को वाई एक्सिस ले लिया जाता है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल को क्या ले लिया जाता है, एक्स एक्सिस, और वर्टिकल को वाई एक्सिस, इसके कंपोनेंट करके सॉल्व किया जाता है, उस पर आएंगे। ऐसा क्यों? मेरा सवाल सुनो, ऐसा क्यों? हमने एक्सिस ऐसे ही चूज करा, ऐसा क्यों? हम एक्सिस ऐसे भी तो चूज कर सकते थे, इसको एक्स बोल देते और इसके परपेंडिकुलर वाई बोल देते, एक्स डैश वाई डैश लिख लो ताकि कंफ्यूज नहीं। हमने ये एक्सिस क्यों नहीं चूज करा? हमने ऐसे एक्सिस क्यों चूज करा? दिस इज द क्वेश्चन। ये समझने की कोशिश करो, हमने ऐसे एक्सिस चूज करा, इस केस में ऐसे क्यों नहीं किया, है ना। या फिर एक सिचुएशन ऐसे भी होता, एक इंक्लाइन बना होता, ध्यान से सुनना, ऐसे मान लो थीटा एंगल पे इंक्लाइन, और यहां से अल्फा पे कोई चीज फेंका गया, तो ये कैसे पाथ फॉलो करता है, ठीक है। इस केस में आप देखोगे कि अगर ये यू से फेंका गया ना, तो एक एक्सिस ऐसे ले लिया जाता है, जनरली हम बोल रहे, यहां पे हॉरिजॉन्टल को एक्स नहीं लिया जाता है, यहां इंक्लाइन के अलोंग को एक्स ले लिया जाता है और इसके परपेंडिकुलर को वाई ले लिया जाता है। अब मेरा सवाल ध्यान से सुनो, यही चीज आपको सीखना है। प्रोजेक्टाइल मोशन तो फिर ऐसे निकले कि यहां पे हमने एक्सिस चूज करा ऐसे, हॉरिजॉन्टल में एक्स, वर्टिकल में वाई, लेकिन यहां पे ऐसे एक्सिस चूज कर लिया, सर क्वेश्चन आसान हो जाता हो, है ना। तो आपको कैसे पता चलेगा कि कब कौन सा एक्सिस चूज करने से क्वेश्चन आसान हो जाएगा? तो पहले खुद से स्क्रीन पॉज करके 2 मिनट इसके बारे में सोचने की कोशिश करो कि हमने इसके लिए ऐसा एक्सिस और इसके लिए ऐसा एक्सिस क्यों चूज किया, है ना। उसके बाद मेरे सॉल्यूशन से उसको मैच करो, ठीक है। अब आपके दिमाग में अजीब अजीब सा गंदा गंदा सा ख्याल आ रहा होगा, सर ऐसे भी कर सकते हैं सर, वैसे भी कर सकते हैं सर, है ना, ऐसे ही करते हैं सर। नहीं, इसके पीछे का लॉजिक होना चाहिए। ध्यान से सुनो, इस केस की बात करते हैं। हम इसको x बोल लेते हैं, इसको y बोल लेते हैं। क्यों बोलेंगे हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। ऐसे प्रोजेक्ट किए, u से मान लो ये ऐसे कुछ पाथ फॉलो करता है, ये आपने देखा होगा डे टू डे लाइफ में, कोई कर्व्ड पाथ होता है, उस कर्व्ड पाथ पे आएंगे बाद में, बट है तो कोई कर्व्ड पाथ। ऐसे गया, ऐसे गिर गया, ठीक है। ऐसे हमने एक्सिस क्यों चूज करा, इसके पीछे का एक लॉजिक है, ध्यान से सुनना। जब ये पार्टिकल यहां से यहां गया,
ध्यान से सुना। तो इस दौरान ये x में कुछ चला, तो मान लेते हैं x में इसका डिस्प्लेसमेंट डेल्टा x, ठीक है, जो कि कैलकुलेट करना पड़ेगा। इस दौरान इसको जो टाइम लगा यहां से यहां आने में वो हमको नहीं पता है, तो बोल देते हैं उसको टाइम ऑफ फ्लाइट, कि भाई यहां से आ जाने का जो टोटल समय है दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। मान लियो उसका नाम हम रख देते हैं, वो भी हमको नहीं पता है ना। बट ऐसे एक्सिस चूज करने पे आपको एक चीज पता चल गया। अब बोलोगे कैसे, क्या फायदा? जब हम ऐसे एक्सिस चूज करते हैं तो हमको एक चीज पता है कि भले ही एक्स में डिस्प्लेसमेंट क्या है हमको नहीं पता, भले ही कितना टाइम लगा इसको यहां से यहां जाने में हमको नहीं पता, भले ही ये कितना डिस्टेंस कवर किया हमको नहीं पता, ये भी नहीं पता, डिस्टेंस भी नहीं पता। लेकिन एक चीज हम बोल सकते हैं कि अगर हम ऐसे x और y चूज करते हैं, ध्यान से सुनना, अगर यहां पे हम ऐसे x और y चूज करते हैं तो इसका जो सबसे बड़ा फायदा है वो ये है कि जब पार्टिकल इनिशियल से चल के फाइनल पे आया, x का डिस्प्लेसमेंट नहीं पता, टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं पता, डिस्टेंस नहीं पता, लेकिन एक पैरामीटर एटलीस्ट हमको पता चल गया कि जब मोशन एंड हो रहा है ना, उस समय y में जो डिस्प्लेसमेंट है, ध्यान से देखना, y में डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां चला, इसका y कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हुआ, और y में जो डिस्प्लेसमेंट होता है डेल्टा y इज बेसिकली फाइनल y कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल y कोऑर्डिनेट, और दोनों सेम है तो y में डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0। मतलब और कोई जानकारी हो ना हो, एटलीस्ट एक पैरामीटर तो हमको पता चल गया कि मोशन जब खत्म हो रहा है तो y में डिस्प्लेसमेंट 0 है एट द एंड ऑफ मोशन। अब आप बोलोगे सर ऐसे एक्सिस चूज करके देख लो, उसमें भी कुछ पता हो जाएगा, कुछ नहीं पता चलने वाला। ध्यान से देखो, यहां से एक्सिस ऐसे चूज कर लिए, ये बोल दिए x डैश और इसके परपेंडिकुलर बोल दिए y डैश, ठीक है। तो अब मोशन तो यहीं खत्म हो गया, या चलो यहां खत्म हो गया, ठीक। अब बताओ, जब मोशन खत्म हुआ तो ना तो इसका x कोऑर्डिनेट 0 है, यहां पे पार्टिकल के पास कुछ x कोऑर्डिनेट भी होगा, ये माइनस में, और ये सॉरी ये y कोऑर्डिनेट है और ये इसका x कोऑर्डिनेट है ये। अब ना तो हमको ये पता कि मोशन खत्म होने पे इसका x कोऑर्डिनेट क्या था, ना तो ये पता कि कितना टाइम लगा, ना तो ये पता डिस्टेंस क्या है, और y कोऑर्डिनेट भी अब नहीं पता, ये y कोऑर्डिनेट है। बताओ देख के कितना होगा, मोशन का कोई पैरामीटर क्लियर ही नहीं, एक भी पैरामीटर हमको पता ही नहीं चल रहा। थिंग्स विल बिकम क्वाइट टफ। तो हमने ऐसे चूज कर लिया। अब आप बोलोगे कि सर इसमें x ऐसे और ऐसे y चूज करने का लॉजिक बिल्कुल वही। अगर इसमें आप x और y ऐसे चूज करते हो, ध्यान से देखना, इसको बोल लेते हैं हम x डैश और इसको बोल लेते हैं y डैश। तो देखो डिफिकल्टी क्या होगा, जब ये यहां से चल के यहां आया तो मोशन तो यहीं खत्म हो गया, इसमें मोशन यहां नहीं खत्म हुआ, सॉरी यहां खत्म हुआ था, ठीक है, ध्यान दीजिए, मोशन तो यहीं खत्म हो गया। अब जब मोशन खत्म हुआ है तो गौर करें, ना तो हमको पार्टिकल का x में डिस्प्लेसमेंट पता, ना तो हमको पार्टिकल का y में डिस्प्लेसमेंट पता है, ना तो यहां से यहां आने का टाइम पता चल रहा। अब क्या करें, मोशन का कोई पैरामीटर क्लियर नहीं हो रहा, कोई पैरामीटर क्लियर नहीं। लेकिन अगर ये वाला x और y चूज करते हैं, ध्यान से देखना, डैश्ड वाला नहीं, अब ये सॉलिड वाला जो x y दिख रहा है, तो अगेन आपके पास एक इंफॉर्मेशन आ जाएगा कि ठीक है, जब पार्टिकल यहां से चल के यहां आया तो हमको नहीं पता कि ये x में कितना चला, हमको नहीं पता कि कितना टाइम लिया,
हमको नहीं पता कि डिस्टेंस कितना है, बट एक चीज हम 100% एश्योरिटी के साथ, 100% कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकते हैं कि जब ये पार्टिकल यहां से यहां चला और हमने इसको y और इसको x चूज करा, तो मोशन के खत्म होने पे अगेन y में डिस्प्लेसमेंट 0 है। y में डिस्प्लेसमेंट क्या है? 0। दैट्स वाई हम जनरली ऐसे एक्सिस्ट, जनरली टर्म यूज कर रहे हैं। इस केस में ऐसे यूज करते हैं और इस केस में ऐसे। बात समझ में आए? और ये आप एक दिन में और एक बार में नहीं सीखोगे, लेकिन जब जब हम आपको एक्सिस चूज करने के पीछे का लॉजिक बता रहे होंगे, कान खड़े हो जाने चाहिए। क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन से जेई जो आपको चाहता है, आपसे उम्मीद करता है कि आप सीखो, दैट इज द चॉइस ऑफ एक्सिस एंड इंडिपेंडेंस ऑफ एक्स एंड वाई एक्सिस। तो ये है चॉइस ऑफ एक्सिस की कहानी। बात समझ में आ रहा है? नोट डाउन करो और अपने लैंग्वेज में हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, फारसी, बंगाली, गुजराती जो भी आता है, इन सारी चीजों को लिखो साथ में। सिर्फ ये नोट डाउन करने से कुछ नहीं होने वाला है ना, तो जल्दी से नोट डाउन करो। चल, तो अब हम लोग बिल्कुल सिंपलेस्ट केस की बात करते हैं। चाहो तो हेडिंग डाल दो जैसे किताबों में डाला होता है, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन। फ्लैट आपका कोई फील्ड है, कोई जमीन है, यहां से फेंकते हो और वो फिर जमीन पे जाके गिरता है। ठीक है, चाहो तो आप हेडिंग डाल दो, जरूरत नहीं। ठीक है, ये मेरा x जिसको मानते जनरली है ना, ये y हॉरिजॉन्टल ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन के केस में। ठीक है, ऐसे कुछ u से फेंका गया, ध्यान से सुनो। ये पार्टिकल ऐसे कुछ एक कर्व्ड पाथ फॉलो करता हुआ यहां कहीं आके गिर गया। ठीक है, इस कहानी को समझने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल बेसिक से। ये मेरा x, ये y, ठीक है, और यहां पे जो मेरा एक्सेलेरेशन है वो ऐसे है कुछ डायरेक्टेड g। अब हम डिफरेंट पैरामीटर्स को सॉल्व करने की, कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। पहले उसका नाम भी जान लेते हैं। ये यहां से चल के यहां गिरता है, तो ग्राउंड पे जो ये कवर करता है, ग्राउंड के अलोंग जो डिस्टेंस कवर कर रहा है, या ऐसे यहां पे बोलो x में जो यहां पे ये डिस्प्लेसमेंट है, दिस इज कॉल्ड रेंज। जो टर्मिनोलॉजी है वो हम आपको बता दे रहे हैं। फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, समय के साथ आपको याद हो जाएगा। हम बिल्कुल विश्वास नहीं करते हैं कि आपको रेंज का फॉर्मूला रटवाएं, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला रटवाएं, बिल्कुल जरूरत नहीं है ना। तरीका सीखो कि एक्सिस कैसे चूज कर रहे हैं और एक्स और वाई को इंडिपेंडेंटली कैसे ट्रीट कर सकते हैं, है ना। रेंज, इसको जनरली कैपिटल आर से डिनोट किया जाता है। ये यहां से चल के यहां आता है, तो जो टोटल टाइम होता है उसको जनरली हम लोग बोलते हैं टोटल टाइम जो होता है, इसके लिए टर्म यूज किया जाता है टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, ये होता है टाइम ऑफ फ्लाइट और जनरली कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। कोई दिक्कत? ध्यान से देखो, ये ऐसे जा रहा है, एक मैक्सिमम ऊंचाई को अचीव किया और फिर नीचे गिर गया, तो ये जो मैक्सिमम ऊंचाई y में जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ये कवर करता है, ध्यान से देखना, y डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में जो ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, इसको बोलते हैं मैक्सिमम हाइट। इसको क्या बोलते हैं? मैक्सिमम हाइट, और जनरली h मैक्स से डिनोट किया जाता है। कोई दिक्कत? ये बेसिक टर्मिनोलॉजी है जो यूज किया जाए। सर अब कैसे समझेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे? बिल्कुल आपको सॉल्व करना भी आना चाहिए। कैसे टू डायमेंशनल मोशन को अप्रोच करेंगे बिना वेक्टर के हेल्प से। जैसे आपने बताया स्टार्टिंग में कि ये टू डायमेंशनल मोशन बेसिकली 1D मोशन प्लस 1D मोशन है। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, हर पैरामीटर को x में अलग डील करेंगे, y में अलग डील करेंगे। ठीक है, तो g तो सिर्फ y में ही है, इसका कोई कंपोनेंट x में नहीं है, तो सोचने की जरूरत ही नहीं। इनिशियल वेलोसिटी, मान लो कि ये हॉरिजॉन्टल से एंगल बना रहा था थीटा, तो इसका दो कंपोनेंट हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी का,
इधर जो कंपोनेंट होगा वो हो जाएगा यू कॉस थीटा और इधर जो कंपोनेंट हो जाएगा वो हो जाएगा यू साइन थीटा। आई होप आपको कंपोनेंट लेना आता है, वेक्टर में काफ़ी मेहनत करके मैंने सिखा दिया आपको, है ना। तो ये हो गया आपका यू कॉस थीटा और ये हो गया यू साइन थीटा, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखने का तरीका देखो, बिल्कुल अलग अलग कर लो, एक्स को अलग वाई को अलग, एक्स एक्सिस की पढ़ाई अलग कर रहे हैं हम और वाई एक्सिस की पढ़ाई अलग। तो इनिशियल वेलोसिटी का जो एक्स कंपोनेंट है यू एक्स, वो हो गया यू कॉस थीटा, और कंपोनेंट में प्लस माइनस का ध्यान रखना होता है, ठीक है। वाई एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट है इनिशियल वेलोसिटी यू वाई, ये हो गया आपका यू साइन थीटा। एक्सेलेरेशन का कोई कंपोनेंट एक्स में नहीं है तो ए एक्स जीरो। अरे ये तो बड़ा अच्छा केस है, हाँ बिल्कुल। अगर यहाँ पे एक्स में सिर्फ सोचो ना तो एक्स में कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन हो रहा है, क्योंकि एक्स में कोई एक्सेलेरेशन नहीं है, एक्स में बिल्कुल कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन हो रहा है, रीजन बीइंग कि एक्स में एक्सेलेरेशन का कोई कंपोनेंट नहीं, ठीक है। और वाई में जो एक्सेलेरेशन का कंपोनेंट है ये माइनस जी है। माइनस जी क्यों लिख रहे हैं? अगर इसको आपने प्लस वाई डायरेक्शन ट्रीट करा है तो जी उसके अपोजिट है, इसीलिए, ठीक है। बेसिक जानकारी हमको मिल गया। अब क्या करें? बिल्कुल रटने की कोई जरूरत नहीं है, कोई फॉर्मूला आपको याद नहीं करना, बिल्कुल ध्यान से सुनते जाओ। अब सोचते कैसे? अगर मोशन की कहानी पे ध्यान दो तो कुछ नहीं पता चल रहा है, यहां आने के बाद डिस्टेंस कितना था, एक्स में कितना चला, टाइम कितना चला लगा, लेकिन एक चीज हमको पता चल गया कि जो भी टाइम लगा हो उस टाइम के दौरान फाइनली वाई में डिस्प्लेसमेंट क्या है? जीरो। जब ये पार्टिकल यहां से चल के यहां आ गया तो इसको कितना टाइम लग रहा है? कैपिटल टी, जिसको हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। इस दौरान x में क्या चला पता नहीं, डिस्टेंस कितना चला पता नहीं, लेकिन y में जो टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ दैट इज जीरो, है ना। तो ड्यूरिंग कैपिटल T, ध्यान से सुनना, ड्यूरिंग कैपिटल T विच इज टाइम ऑफ फ्लाइट, डिस्प्लेसमेंट इन y इज जीरो। बिल्कुल सही, है ना। तो इस चीज को यूज करते, ध्यान से देखो, इनिशियल वेलोसिटी y में है आपका u साइन थीटा, एक्सीलरेशन जो है y में ये है आपका माइनस जी, जो टाइम लगा टोटल वो है कैपिटल T, और इस दौरान जो y में डिस्प्लेसमेंट हुआ ये जीरो। कौन सा रिलेशन यूज करना बेस्ट होगा? डिस्प्लेसमेंट इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन डेल्टा y इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। अरे वन डायमेंशनल मोशन का इक्वेशन है, सिर्फ y की बात कर रहा है ना। और ऐसे भी याद करो, ये जो फॉर्मूला है इसमें डिस्प्लेसमेंट ये आपको कैलकुलेट करके देता है कि डिस्टेंस, तो डिस्प्लेसमेंट, और y में डिस्प्लेसमेंट हमको पता बिल्कुल, जब ये यहां से यहां चल के आया तो y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट जीरो है। पुट करो, जीरो बराबर u साइन थीटा, टाइम का वैल्यू कैपिटल T, ठीक है, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। यहां से t का दो वैल्यू आएगा, एक तो t का वैल्यू जीरो आएगा, बिल्कुल आना भी चाहिए। t इक्वल टू जीरो पे डिस्प्लेसमेंट y में जीरो है, बिल्कुल t इक्वल टू जीरो पे भी तो y में डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो आ गया। और दूसरा जब इसको सॉल्व करोगे तो t का वैल्यू आ जाएगा 2u साइन थीटा बाय जी, या इसको ऐसा लिख सकते हो 2u/y बाय जी। पहले लिखो फिर समझाते हैं। ये कहानी कुछ ऐसे नहीं है, ध्यान से सुनना, कि अगर हम वर्टिकली किसी चीज को v से फेंकते थे या u से फेंकते थे तो कितना टाइम लगता था? 2u/g। यहां पे uy से फेंके, देखो इसके इनिशियल वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट क्या है? uy, है ना। इनिशियल वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट क्या है? uy। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आ गया?
2 इंटू वर्टिकल कंपोनेंट बाय जी, या उस डायरेक्शन का एक्सेलेरेशन, काम खत्म, रटने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल तरीका समझो, है कि नहीं। तो अब किताब में यही रटवाया जाता, 2u sin थीटा बाय जी टाइम ऑफ फ्लाइट होता है, या 2u y बाय जी होता है, अरे आ गया है ना। तो ये y में एक पैरामीटर को पढ़ के आ गया, है ना। अब और क्या पूछ सकता है, अच्छा अब एक चीज निकाल सकते हैं, यहां से यहां आने का टाइम हमको पता है, 2u sin थीटा बाय जी, हाँ सर, क्यों ना x में इस दौरान मोशन को पढ़ने की कोशिश करें। तो क्या होता है ध्यान से देखना, x वाले में लिखना, आप कॉपी में 2 पार्ट में करना, और अब x वाले में आ जाएंगे। अगर आप x वाले की बात करो तो x वाले में x डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी है u cos थीटा, एक्सेलेरेशन तो है ही नहीं, और यहां से आने का टाइम कितना लगा, 2u sin थीटा बाय जी, या इसको ऐसे लिख सकते हो 2u y बाय जी, कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है। तो अच्छा ये देखो, जब ये यहां से चल के यहां आया तो उसी दौरान x का डिस्प्लेसमेंट क्या है, रेंज के बराबर है कि नहीं। तो जो डिस्प्लेसमेंट x में है दैट इज इक्वल टू रेंज, दैट इज बेसिकली u cos थीटा इंटू टी, क्योंकि एक्सेलेरेशन वाला तो टर्म ही नहीं है ना। इसको जब सॉल्व करोगे तो x में डिस्प्लेसमेंट जो रेंज है वो आ जाएगा 2u cos थीटा इंटू u sin थीटा बाई जी, टाइम का वैल्यू पुट कर दिए जो हम कैलकुलेट कर चुके हैं। अब ये रटवाया जाता है r बराबर 2 वाले टर्म को इसके साथ ले लोगे तो ये हो जाएगा u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, या r बराबर 2ux uy बाई जी। अब रटते रहो, अगर आपका फंडा क्लियर है तो रटने की कोई जरूरत ही नहीं है ना। अगर आपका फंडा क्लियर है तो रटने की कोई जरूरत नहीं। तो जल्दी से ये सब नोट डाउन करो, फिर हम आगे का पार्ट करते हैं। अब देखिए और क्या क्या निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा आपको फिर से लिख देते हैं, एक्स एक्सिस का मोशन अलग, वाई एक्सिस का मोशन अलग। अभी तक जो जो जानकारी आई है उसको लिखते जाते हैं। एक्स में इनिशियल वेलोसिटी u cos थीटा, y में इनिशियल वेलोसिटी u sin थीटा, एक्सेलेरेशन x में 0, एक्सेलेरेशन y में -g, है ना। और y में डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया था पूरे मोशन में, यहाँ से लेके यहाँ तक में 0। तो इसको यूज करते हुए मेरा जो टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया था वो आया था 2u sin थीटा बाय जी, या 2uy बाय जी, ये कैलकुलेट कर चुके हैं। फिर इस टाइम ऑफ फ्लाइट को यूज करते हुए उस दौरान जो x में डिस्प्लेसमेंट आया जिसको रेंज बोले वो आ गया था u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, या 2ux uy बाय जी, है ना। अब और क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। अब बात आता है कि ये मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करो भाई। अगर आप ध्यान से सोचना, बिल्कुल ध्यान से, मैक्सिमम हाइट का मतलब क्या है। अगर इस कर्व को आप ध्यान से देखो तो ये पार्टिकल पहले ऊपर की तरफ जा रहा गया और फिर यहां से नीचे की तरफ आने लगा। मैक्सिमम हाइट का मतलब यह है कि अगर इसको x के मोशन को और y के मोशन को इंडिपेंडेंटली आप सोचो तो आप ये बोलोगे कि पहले सर y में ऐसे कुछ वेलोसिटी था स्टार्टिंग में, कितना u sin थीटा, और एक्सेलेरेशन क्या था y में नीचे की तरफ g। अच्छा सर, इसका मतलब y का मोशन कुछ ऐसा होगा, ध्यान से सुनना, y का मोशन कुछ ऐसा होगा कि y में पहले इसका स्पीड कितना था u sin थीटा, और एक्सेलेरेशन अपोजिट था वेलोसिटी के, तो इसका स्पीड घटा होगा। यहाँ अगर u sin थीटा है तो यहाँ कुछ छोटा रहा होगा, यहाँ कुछ और छोटा, यहाँ कुछ और छोटा, और फाइनली यहाँ पे y में y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, x की बात नहीं कर रहे हैं, y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या हो जाएगा 0। अच्छा, जब तक इसके पास वेलोसिटी का y कंपोनेंट रहेगा या वर्टिकल कंपोनेंट रहेगा
पार्टिकल किधर मूव करता है? जिधर वेलोसिटी होता है। पार्टिकल किधर मूव करता है? जिधर वेलोसिटी होता है। यानी जब तक इसके पास वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऊपर की तरफ होगा तब तक ये ऊपर जाएगा। हाँ ठीक है सर, इसका मतलब ये कंपोनेंट घटते 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 जीरो होगा और फिर डायरेक्शन चेंज कर लेगा। अब यहां से देखो y कंपोनेंट वेलोसिटी नीचे हो गया होगा, फिर और ज्यादा, फिर और ज्यादा, फिर यहां पे और ज्यादा। x कंपोनेंट की बात नहीं कर रहा है, सिर्फ y कंपोनेंट की बात कर रहा है ना। vy डबल डैश, vy ट्रिपल डैश, कुछ भी नाम रखो। अच्छा सर, मतलब ये तो बिल्कुल वैसे ही कहानी है जैसे हम किसी को u से फेंकते हैं तो ये क्या होता है, ऊपर जाता, स्लो होते तो रुकता है और फिर वापस आता। हाँ सर, यहां पे u से ना फेंक के कितने से फेंका गया? u साइन थीटा से। तो u साइन थीटा से फेंका गया तो ये ऊपर जाएगा, और कब तक ऊपर जाएगा? जब तक इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में जीरो ना हो जाए, है ना। इसका मतलब ये y में तब तक चलेगा, ध्यान से सुनना, जब तक इसकी वेलोसिटी y में ऊपर की तरफ जीरो ना हो जाए। अच्छा, इसका मतलब है जब ये मैक्सिमम हाइट पे होगा, ध्यान से सुनना, उस समय इसके वेलोसिटी का y कंपोनेंट जीरो हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो इसका फायदा उठाते हैं। यानी जब डिस्प्लेसमेंट h मैक्स के बराबर होगा, प्लस, इस डायरेक्शन को प्लस लेके चल रहा है, तो उस समय इसके वेलोसिटी का y कंपोनेंट क्या हो जाएगा? जीरो। और इसके वेलोसिटी का इनिशियल y कंपोनेंट क्या था? u साइन थीटा। और y में एक्सेलेरेशन क्या है? माइनस जी। आई थिंक वी हैव एनफ इंफॉर्मेशन टू कैलकुलेट h मैक्स। कैसे? इनिशियल वेलोसिटी पता, फाइनल वेलोसिटी पता, एक्सेलेरेशन पता, डिस्प्लेसमेंट के साथ रिलेशन। कौन सा इक्वेशन? ये वाला, vy स्क्वायर बराबर uy स्क्वायर प्लस 2ay डेल्टा y। सिर्फ y में बात कर रहा है। तो जब ये मैक्सिमम हाइट पे होगा तो उस समय वेलोसिटी का y कंपोनेंट जीरो। स्टार्ट कहां से हुआ था? u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू माइनस जी एच मैक्स। यहां से कैलकुलेट करो तो एच मैक्स बराबर आ जाएगा u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2g, या आप इसको चाहो तो ऐसे लिख सकते हो uy स्क्वायर बाय 2g। बहुत टफ था? अरे बेसिक्स, बिल्कुल बेसिक्स था, है ना। अच्छा, और क्या कैलकुलेट कर सकते हैं सर? यहां से यहां आने का टाइम तो हमको पता है 2u साइन कॉस थीटा बाई जी लग रहा है। हाँ, यहां से यहां तक की बात करें सर, बिल्कुल कर सकते हो। इसी में देखो y कंपोनेंट जीरो हो जा रहा है, इनिशियल y कंपोनेंट u साइन थीटा, एक्सेलेरेशन पता है, तो यहां से टाइम कैलकुलेट कर लो। तो यहां से टाइम आ जाएगा u साइन थीटा बाई जी। अच्छा, इसका मतलब यहां से यहां u साइन थीटा बाई जी लगा, तो यहां से यहां भी कितना लगा होगा? u साइन थीटा बाई जी। बिल्कुल सिमेट्रिकल सिचुएशन है अभी, है ना, क्योंकि x में कोई एक्सेलेरेशन है नहीं और y का एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है। बिल्कुल ध्यान से सुनो, तो x में तो ये कांस्टेंटली बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर यहां से यहां आने का टाइम और यहां से यहां आने का टाइम सेम है तो x में डिस्प्लेसमेंट भी क्या रहा होगा? सेम, क्योंकि x में तो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा। हाँ सर, बात तो आप सही बोल रहे। यहां ही नहीं, ध्यान से सुन, इसी केस में नहीं, यहां तक जल्दी से स्क्रीन पॉज करके नोट करो तो फिर बात करते हैं। तो देखते हैं, उन सारी चीजों को समराइज करते हैं जल्दी से। ये हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस था मेरा, वर्टिकल को वाई एक्सिस बोल रहे थे, ऐसे यू से फेंका गया, ठीक है, ऐसे कुछ पाथ फॉलो करते हुए यहाँ आया, ठीक है।
तो एक चीज हमको समझ में आया कि ये जब मैक्सिमम हाइट पे गया तो जितना टाइम यहां से यहां लगा, ध्यान से सुनना, यहां से यहां जो टाइम लगा वही टाइम यहां से यहां भी लगा, ठीक है। अच्छा, x में तो कांस्टेंट से चल रहा है, मतलब जितना x में यहां चला होगा उतना ही x में यहां भी चला होगा। आगे हम प्रूफ कर देंगे कि ये पाथ पैराबोलिक है। कैसा है? पैराबोलिक। तो आप समझ जाओगे कि ये सिमेट्रिकल है। ऐसे भी आप देख सकते हो, अभी भी लॉजिक से आप बता सकते हो कि ये पाथ सिमेट्रिकल है, क्योंकि अगर x में ये कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है तो यहां से यहां का टाइम सेम है, तो x में डिस्प्लेसमेंट भी सेम रहा होगा उस दौरान, और उसी तरह यहां से यहां का टाइम सेम है तो x में डिस्प्लेसमेंट क्या रहा होगा? सेम। सिर्फ यहां ही नहीं, याद करो, अगर किसी चीज को आप ऐसे फेंकते थे वर्टिकली ऊपर, ये ऐसे वापस आता था, तो यहां से यहां का जो टाइम होता था वो भी क्या होता था? सेम। वैसे ही इसमें कोई सा भी वर्टिकल हाइट ये ले लो और दूसरा वर्टिकल हाइट ये ले लो, y में तो बिल्कुल वैसा ही मोशन है ना, मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, है ना। तो ये जो y का डिस्प्लेसमेंट होगा, इसको जाने में जितना टाइम में कवर किया होगा आने में भी उतना ही टाइम में कवर करेगा। इसका मतलब यहां से यहां जाने का जो टाइम होगा उतना ही यहां से यहां आने का भी टाइम होगा। किसी भी सेगमेंट के लिए आप ये बात कर सकते हो, है ना, क्योंकि सिचुएशन क्या है? बिल्कुल सिमेट्रिकल। कोई दिक्कत? पक्का? तो ये बात हो गया आपका प्रोजेक्टाइल का। अब देखना, कलम सीधे सिंपली डायरेक्ट यहां से, अब यहां से किताबों में क्या होता है, ये है, फिर किसी हाइट से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, फिर इंक्लाइन पे जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। अब सीधे हम प्रोजेक्टाइल और इंक्लाइन मोशन, प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन पढ़ा सकते हैं बहुत आसानी से, और फिर कंबाइंडली सबका सवाल करेंगे। हम आपको बार बार सिखाना चाहते हैं कि ये कोई टॉपिक नहीं है, यहाँ पे आपको क्या सीखना है, तो आपको बेसिकली सीखना है कि एक्सिस कैसे चूज करें, है ना, और एक्स और वाई को बिल्कुल इंडिपेंडेंटली हम लोग डील कर सकते हैं। अगर ये दो बात आपके समझ में आ रहा है तो प्रोजेक्टाइल इतना आसान, ठीक है। तो इसमें क्या क्या सीख लिए, ध्यान से देखो, जल्दी से समराइज करते हैं। ये जो हाइट होता है ये कितना हो जाता है? cos स्क्वायर थीटा बाई 2g। हम आपको बार बार बोल रहे हैं, रटने की कोई जरूरत नहीं है, बस एक जगह लिख लो समराइज करके। रेंज क्या आ गया? 2u साइन थीटा इंटू यू स्क्वायर कॉस थीटा बाय जी। इसी को आप अलग अलग तरीके से लिख सकते हो, 2ux uy बाय जी, है ना। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ से यहाँ का कितना लगा था? 2u साइन थीटा बाई जी। आधा का कितना लगा था? u साइन थीटा बाई जी। तो बाकी आधे के लिए भी कितना लगेगा? u साइन थीटा बाई जी, है ना। कितना आसान हो रहा है कि नहीं? बाकी की बात ही नहीं करते हैं, कहीं पे भी दो बराबर हाइट पे अगर आप सेगमेंट की बात करो तो जितना टाइम इसमें लगेगा t1 उतना ही टाइम इसमें लगेगा t2, है ना। तो हम बोल सकते हैं t1 बराबर t2। कोई दिक्कत? असल में आप इस मोशन को ऐसे समझ सकते हो कि एक बॉल है जिसको ऊपर फेंका गया, ध्यान से सुनना, u cos थीटा से, ध्यान से सुनना। अगर सिंपली इसको u cos थीटा से फेंकते तो ये ऐसे कुछ ऊपर जाता, ऐसे ऊपर जाके वापस उसी लाइन पे आ जाता। हम क्या कर रहे हैं, ऐसे फेंक भी रहे हैं और इसको आगे भी धक्का दे रहे हैं साथ साथ। कितना से? तो इधर तो भाई मेरा कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला केस है जो वर्टिकल मोशन में पढ़ चुके हैं, है ना। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला केस तो आता है सर, बिल्कुल, है ना। पहले ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा एक टाइम में, फिर छोटा कम, फिर और कम, फिर और कम उसी टाइम में, फिर यहाँ पर रुक जाएगा, फिर वापस आएगा, है ना। यू कॉस थीटा से फेंका गया, साथ में एक्स में भी खींचते जाओ आप। कितने से? सॉरी, ऊपर फेंका गया यू साइन थीटा से, साथ में एक्स में खींचते जाओ यू कॉस थीटा से। तो वर्टिकल मोशन बिल्कुल अनअफेक्टेड है। वो जैसे वन डायमेंशनल मोशन हम लोग पढ़ते थे, मोशन अंडर ग्रेविटी, बिल्कुल वैसा ही होगा, बट स्टार्टिंग स्पीड क्या हो जाएगा? यू साइन थीटा, और साथ में इसको आगे खींचते भी जाओ तो ये पाथ कैसा हो जाएगा? ऐसा। समझ में आया? पक्का? इसका जब आप प्रोजेक्शन लोगे ना इधर से परछाई इस एक्सिस पे, यहाँ पे, तो आपको बिल्कुल ये पार्टिकल कैसे दिखेगा पता है? आपको ऐसे इसका परछाई दिखेगा, यू साइन थीटा से गया, ऐसे यहाँ तक गया, वापस आया, गया, वापस आया, ये ऐसा ऐसा है ना। इसका जब प्रोजेक्शन लोगे
इस एक्सिस को ये आपका एक्स वाला मोशन क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, सिर्फ वाई में दिखेगा। तो आपको दिखेगा यू साइन थीटा से ऊपर गया, स्पीड कम होते होते 0 और फिर वापस, है कि नहीं। तो अब हम लोग कल बात करेंगे मोशन ऑन एन इंक्लाइन प्लेन। बिल्कुल देखना कितनी आसानी से हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे बिना एक भी सवाल किए हो, है ना। तो हम लोग साथ साथ चलेंगे, इसमें ऐसा नहीं है कि बिल्कुल टॉपिक वाइज से पढ़ेंगे, प्लेन में ये फिर वो फिर इंक्लाइन प्लेन पे फिर किसी हाइट से प्रोजेक्शन, कुछ भी नहीं। बस दो चीज का ध्यान रखना है, एक्सिस कैसे चूज करना है और एक्सिस कौन सा दोनों एक्सिस एक्स और वाई एक दूसरे के इंडिपेंडेंट। तो जल्दी से यहां तक नोट डाउन कीजिए। आई होप आप आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में, क्लासमेट्स में इसको शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता चले कि फ्री में भी क्वालिटी एजुकेशन, जेईई एडवांस लेवल का एजुकेशन मिल सकता है ना। थैंक यू।